नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कैन चेंज थिंकिंग पर। आज हम यूजीसी नेट के इकाई 5 में जो कविता लगी है सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि के बारे में बात करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और कविता को समझेंगे अच्छे से। ठीक है। प्रथम रश्मि कविता को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पंत जी के बारे में जानकारी लेंगे और उन्होंने जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, उन्होंने जो नाटक लिखा, उपन्यास लिखा है, जो गद्य लिखा है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। पेपर के दृष्टिकोण से यहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पेपर में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पंत जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लेखक की सामान्य जानकारी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। वह कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान के रहने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। सुमित्रा नंदन जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। जन्म के समय मां की मृत्यु के कारण पंत का बचपन भावनात्मक रूप से एक खास प्रकार के दशा से गुजरा। अत्यंत कम उम्र में ही उनमें काव्य प्रतिभा दिखाई पड़ने लगी। जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनके बचपन का जो नाम था वो गोसाई दत्त था और जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से इनका जो बचपन है वो भावनात्मक रूप से एक खास प्रकार की दशा से गुजरी है। इस बात को आप लोग समझ सकते हो कि जिनकी माँ बचपन में गुजर जाए वो भावनात्मक रूप से किस तरह से थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अत्यंत कम उम्र में उनमें काव्य की प्रतिभा दिखाई पड़ने लगी थी। 15 वर्ष की उम्र से उन्होंने रचना लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। आगे अल्मोड़ा और इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। 1921 में असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। इस तरह उनकी औपचारिक शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई थी। इनकी औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई थी? पंत जी की इंटरमीडिएट तक हो पाई थी। 1921 के समय में महात्मा गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और इनकी पढ़ाई अल्मोड़ा और इलाहाबाद से हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना। आगे अपना नाम उन्होंने खुद बदला था। महज 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। ये जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्होंने स्वयं ही अपना नाम बदला था और बहुत कम उम्र में बदला था। महज 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना नाम बदलकर गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। पंत जी की कविताओं के प्रकाशन की शुरुआत सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका से हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं की जो शुरुआत है वो सुधाकर नामक एक हस्तलिखित पत्रिका आया करती थी। उस समय में उससे उनकी कविताओं का प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ। बाद में मर्यादा आदि पत्रिकाओं में उनकी रचना छपने लगी। सुमित्रा नंदन पंत जी रूपाव नामक पत्रिका का संपादन किए। जो रूपाव नामक पत्रिका है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका संपादन सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया था। ठीक है। रूपाव नामक पत्रिका का संपादन सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया था। आगे सुमित्रा नंदन पंत की वैचारिक पर कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद के विचारों का असर अलग अलग समय पर पड़ा। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद और कार्ल मार्क्स, इन लोगों के जो वैचारिक दृष्टिकोण थे, सबके वैचारिक दृष्टिकोण अलग थे। उन सभी का प्रभाव सुमित्रा नंदन पंत जी के भी जीवन पे, भावनाओं पे, विचारों पे पड़ा अलग अलग समय पे। काव्य कृतियाँ, सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य कृतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, पेपर में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। वीणा 1927 की काव्य कृति है। रजत शिखर 1952 की काव्य कृति है। ग्रंथि 1920 से 1929 तक इसकी रचना की गई है। शिल्पी 1952 की काव्य कृति है। पल्लव 1926 की है। पल्लव 1926 की काव्य कृति है। सौवर्ण 1956 की काव्य कृति है। गुंजन 1932 की काव्य कृति है। अमिता 1955, युगांतर 1936, किरण और वीणा 1967, युगपथ 1949,
युगपत 1949, युगवाणी, युगवाणी कई बार पूछा गया है 1939, ग्राम्य 1940, ग्राम्य काव्यकृति 1940, वाणी 1959, युगवाणी और वाणी, इसको अंतर को याद रखना, युगवाणी 1939 और खाली जो वाणी है वो 1958। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद 1959 की काव्यकृति है, ये भी कई बार पूछा गया है। पौ फटने से पहले, पौ फटने से पहले 1967, 1967। स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण 1947 की काव्यकृति है। पतझर 1967, ये भी 1967 की है, 1967। स्वर्णधूलि 1947 की काव्यकृति है, स्वर्णधूलि। मधुज्वार, मधुज्वार 1947 की काव्यकृति है। उत्तरा 1949 की काव्यकृति है। शशि की, शशि की तीठ 1971 की है और 1971 की। इसके बाद है गीत अगीत, गीत अगीत एक काव्यकृति है पंत जी की, 1977 की है। संक्रांति, संक्रांति 1977 की है। गीत हंस, गीत हंस 1969 की है। लोकायतन, लोकायतन इम्पोर्टेंट है, 1965 की है। शंख ध्वनि, शंख ध्वनि पंत जी की काव्यकृति है, 1971 की है। समाधिता, समाधिता 1973 की काव्यकृति है। आस्था 1973, समाधिता, आस्था दोनों 1973 की काव्यकृति है। सत्यकाम 1975, सत्यकाम 1975 की काव्यकृति है। पंत जी की नाटक कृतियाँ, पंत जी की जो नाटक कृतियाँ हैं ये भी याद रखना है। ज्योत्सना 1934 की है। चौराहा 1948 की है। ज्योत्सना, चौराहा 1948। परी, परी 1925 की है। जो चौराहा है 1948 यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद की, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चौराहा यानी चार राह, चार रास्ता 1948। परी 1925 की है। शकुंतला 1948, ये भी आज़ादी के 1 साल बाद की काव्यकृति नाट्य कृति है, ऐसे याद रख सकते हैं। शकुंतला 1948। जिंदगी का चौराहा, जिंदगी का चौराहा 1939। चौराहा नाम से नाट्य कृति है और जिंदगी का चौराहा इस नाम से भी नाट्य कृति है। जो चौराहा है वो 1948 की है, जिंदगी का चौराहा 1939 का है। युग पुरुष, युग पुरुष 1948। अस्पृश्य 1937। छाया, छाया 1948 का है। करमपुर की रानी, करमपुर की रानी 1949 की नाट्य कृति है। अब कहानी संग्रह, पंत जी की कहानी संग्रह एक ही है। 5 कहानी नाम से एक कहानी संग्रह है पंत जी की, जिसे 1936 में प्रकाशित किया गया। उपन्यास, एक ही उपन्यास है, हार 1917 की। पंत जी की उपन्यास कौन सी? हार है 1917। निबंध, पंत जी का जो निबंध है वो छायावाद पुनर्मूल्यांकन, यहाँ गलती से थोड़ा हो गया है। छायावाद, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। छायावाद पुनर्मूल्यांकन पंत जी की निबंध है 1965। शिल्प और दर्शन, शिल्प और दर्शन निबंध 1961 का है। शिल्प और दर्शन पंत जी का निबंध 1961 का है। कला और संस्कृति, कला और संस्कृति 1965, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कला और संस्कृति निबंध 1965। छठा, छठा वर्ष 1969 की, छठा वर्ष 1969 का निबंध है। पंत जी ने कहानी और उपन्यास, ये याद रखना, पंत जी की एक ही कहानी है। 5 कहानी नाम से 1936 की, और उपन्यास एक ही उपन्यास है, हार नाम से, हार 1917। और निबंध है छायावाद पुनर्मूल्यांकन, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, छठा वर्ष। एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, बार बार इसका रिवीजन करना है और इसको नोट डाउन कर लेना जिनके पास नहीं है। और जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
ये भी याद रखना है। पंत जी के बारे में सामान्य जानकारी ले ली। हम प्रथम रश्मि कविता के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम रश्मि जो कविता है इसका प्रकाशन 1919 में हुआ था। प्रथम रश्मि का प्रकाशन 1919 में हुआ था और इसका जो संग्रह किया गया है वीणा में संग्रह किया गया 1927 में। 1927 में वीणा में प्रथम रश्मि कविता का संग्रह किया गया है। प्रथम रश्मि कविता छायावाद की प्रथम प्रारंभिक कविता है। ठीक है, छायावाद की प्रारंभिक कविता है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि जो कविता है वो किस बारे में है, किस चीज़ की चर्चा की गई है, इसके बारे में बात करेंगे कि प्रथम रश्मि कविता में पंत जी ने यानी लेखक ने चिड़िया से बात किया, चिड़िया को अलग अलग नाम दिया, पक्षियों से सवाल पूछा कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। ऐसे इस तरह की बातें हैं इस कविता में। और चिड़िया को उन्होंने अनेक नामों से भी संबोधित किया है, जैसे कि रंगिणी, रंगिणी भी वो चिड़िया को बोल रहे या पक्षी को बोल रहे। बाल विहंगिनी, बाल विहंगिनी नाम। तरुवालिनी, बहुदर्शिनी, अंतर्यामिनी, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पक्षियों को ऐसे अलग अलग नामों से उन्होंने संबोधित किया। रंगिणी, बाल विहंगिनी, तरुवालिनी, बहुदर्शिनी, अंतर्यामिनी। ठीक। जब सुबह होती है, सुबह होने से पहले हर तरफ अंधेरा रहता है, लेकिन उस समय जो चिड़िया होती है उनको पता चल जाता है कि सुबह होने वाली है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चहकने लगती है, एक तरह से संगीत उत्पन्न करती है, गाना गाने लगती है। इस बारे में पंत जी ने इस कविता में बात किया है कि सूर्य की प्रथम रश्मि है, सूर्य की जो प्रथम रश्मि है, प्रथम किरण है, उसके आने का ज्ञान तुम्हें कैसे हो जाता है। एक तरह से चिड़िया से सवाल पूछा गया है कि तुम्हें कैसे ज्ञान हो जाता है कि अभी सुबह होने वाली है, अभी सुबह की प्रथम रश्मि आने वाली है, आने से पहले तुम्हें कैसे ज्ञान हो जाता है और तुम इतनी लयबद्ध तरीके से गाना गाने लग जाते हो, इतनी सुरीली आवाज़ निकालते हो, चहकने लग जाते हो, कैसे कैसे तुम्हें पता चल जाता है। रंगिणी, बाल विहंगिनी, तरुवालिनी ऐसे नामों से वो संबोधित करते हुए पक्षियों से सवाल कर रहे, पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कविता। प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने कैसे पहचाना। एक तरह से उन्होंने सवाल किया है रंगिणी यानी चिड़िया से, पक्षी से, कि प्रथम रश्मि का, सूर्य की जो प्रथम रश्मि है, जो प्रथम किरण है, जो पहली किरण है जो धरती पर आती है, उसके आने से पहले तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि वो आने वाली है। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वहाँ गाना। बाल विहंगिनी भी पक्षियों को कहा जा रहा है कि कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ से तूने इतना सुंदर गाना सीखा है, कहाँ से वो लय मिला है तुझे। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में छिपकर। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। इन्होंने सवाल किया फिर से चिड़िया से कि तू सो रही थी स्वप्न नीर में, तू जब सो रही थी स्वप्न में लीन थी, और जो तेरे पंख है उसके बीच में तू सिर ऐसे अंदर करके सो रही थी, फिर तुझे कैसे पता चला कि प्रथम रश्मि आने वाली है सूर्य की। और फिर तेरे जो दरवाजे हैं, जो घोंसले के बाहर जुगनू घूम रहे हैं, उनको उन्होंने प्रहरी का संदर्भ दिया, प्रहरी का है उन्होंने, कि तेरे जो दरवाजे हैं जो घोंसले के बाहर है वहाँ जुगनू प्रहरी बनकर घूम रहे थे। घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, बहुत सारे जुगनू वहाँ प्रहरी के रूप में घूम रहे थे। और तू अपने स्वप्न लोक में सो रही थी, खुश थी, या फिर स्वप्न लोक में विचरण कर रही थी। फिर तुझे कैसे पता चला कि अभी सुबह होने वाली है, भोर होने वाली है, सूर्य की प्रथम रश्मि धरती पर आने वाली है। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से पक्षियों से सवाल किया है, पूछा है पंत जी ने। आगे, शशि किरण से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। शशि किरणों से उतर उतर कर, शशि किरण चंद्रमा की जो किरण होती है, जो रोशनी होती है, वह सुखद होती है, सबको पसंद होती है। तो जो चंद्रमा की मीठी सी रोशनी होती है वो धरती पर उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर,
धरती पर उतर उतर कर चूम रही थी नवल कलियों को, यानी जो छोटी छोटी कलियां हैं जो अभी खिलने वाली है उनको चूम रही थी। उनकी जो रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, वो रोशनी कलियों पर आके गिर रही थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रोशनी उन नन्ही सी कलियों को चूम रही हो। कलियों का मृदु मुख, कलियों का मृदु मुख चूम रही हो। मृदु मुख यानी बहुत कोमल, मृदुल कोमल मुख। सिखा रही थी मुस्काना, कलियों को मुस्काना सिखा रही थी। कौन? शशि की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो रोशनी है, रश्मि है वो। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरु वासनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। स्नेहहीन तारों के दीपक, स्नेहहीन तारों के दीपक, तारों में जो रोशनी होती है बहुत कम होती है, टिमटिमाती है, उसको कवि ने स्नेहहीन तारों का दीपक कहा है। श्वास शून्य थे तरु के पात, तरु के पात, तरु यानी वृक्ष, पात यानी पत्ते। जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वो श्वास शून्य थे, उसमें श्वास नहीं था, सांस नहीं था, ऐसा कवि बता रहे हैं, पंत जी बता रहे हैं। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम में था मंडप ताना। विचरना यानी घूमना होता है, स्वप्न यानी सपना होता है। विचर रहे थे यानी विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे स्वप्न में, स्वप्न यानी सपने में। तम में था मंडप टाना, कूक उठी सहसा तरु वासनी। कूक उठना मतलब चहक उठना, बोल उठना, सहसा अचानक। तरु वासनी मतलब तरु यानी पेड़, वासनी मतलब रहने वाली, जो पेड़ पे रहने वाली है, यानी चिड़िया को ही वो बोल रहे, पक्षी को बोल रहे कि कूक उठी सहसा तरु वासनी, जो पेड़ पे रहने वाली है वो अचानक सहसा चहक उठी। गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। गा तू स्वागत का गाना, किसके स्वागत का गाना? प्रथम रश्मि के स्वागत का गाना। लेखक बोल रहे, पंत जी का कहना है कि जो प्रथम रश्मि इस धरती पर आ रही है उसके स्वागत में जो पक्षी है वो गाना गा रहे हैं। गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। फिर से वो सवाल कर रहे हैं पक्षी से कि हे अंतर्यामिनी, तुझे किसने बतलाया, कौन आके तुझे बता के गया कि वो आने वाला है। तो ये था कविता का व्याख्या। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने टॉपिक यहाँ पे डाली है, ये भी एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेना, बार बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि यूजीसी जो नेट का पेपर होता है उसमें खाली कविता से सवाल नहीं आता है, साथ के साथ इन जगहों से भी लेखक के बारे में, उनकी अन्य काव्य कृतियाँ, सारी चीज़ों से सवाल पूछा जा चुका है या पूछा जाता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।